सबसे पहले अहम खबरों का रुख करते हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद बीजेपी मनाएगी जश्न। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी में मुर्मू की जीत के बाद की तैयारियां जोरों पर है। देश के 1,30,000 आदिवासी गांव में बीजेपी कार्यक्रम करेगी। द्रौपदी मुर्मू की जीत का इन गांवों में जश्न मनाया जाएगा। करीब 15,000 मंडलों में भी बीजेपी मनाएगी जीत का जश्न। 21 जुलाई को जीत की घोषणा होने के बाद कार्यक्रम होंगे। हालांकि कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पूरी तैयारियां जोरों पर है कि जीत के बाद 21 जुलाई को जीत की घोषणा होने के बाद से ही कार्यक्रम होंगे। तो बीजेपी में मुर्मू की जीत के बाद की तैयारियां अब जोरों पर नजर आ रही हैं। जहां देश के 1,30,000 आदिवासी गांव में बीजेपी कार्यक्रम करेगी, पूरी प्लानिंग है। द्रौपदी मुर्मू की जीत का इन गांवों में जश्न मनाया जाएगा और करीब 15,000 मंडलों में भी बीजेपी जीत का जश्न मनाएगी। 21 जुलाई को जीत की घोषणा होने के बाद कार्यक्रम होंगे। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय प्लेइंग कैचअप। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष सरकार के सामने पस्त है। भाजपा के खिलाफ सांकेतिक लड़ाई लड़ने की स्थिति भी नहीं है और इसके लिए विपक्ष खुद को ही जिम्मेदार बता सकता है। महाराष्ट्र में भाजपा ने गिरा दी उद्धव ठाकरे की सरकार। शिवसेना भाजपा के प्रत्याशी का समर्थन करने को तैयार है। लगता है जो एजेंडा भाजपा ने तय किया उसी पर विपक्ष चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में बहुत बिखरा हुआ है विपक्ष और इसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं विपक्ष खुद को ही बता सकता है इन परिणामों के बाद। तो ये बेहद अहम इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय है प्लेइंग कैचअप। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष सरकार के सामने पस्त नजर आ रहा है, जहां भाजपा के खिलाफ सांकेतिक लड़ाई लड़ने की स्थिति भी यहां पर नजर नहीं आती और उसके लिए विपक्ष खुद को ही जिम्मेदार बता सकता है। महाराष्ट्र में भाजपा ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। शिवसेना भाजपा के प्रत्याशी का समर्थन करने को तैयार है और ऐसा लगता है जो एजेंडा भाजपा ने तय किया उसी पर विपक्ष चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में बहुत बिखरा हुआ है विपक्ष। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 16 जुलाई को फेयरवेल देंगे। सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल को रात्रि भोज देंगे। राष्ट्रपति भवन में शाम 7 बजे से रात्रि भोज होगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति भवन में गवर्नर्स, एडीसी भी आमंत्रित हैं। तो 16 जुलाई को फेयरवेल देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल को रात्रि भोज देंगे और राष्ट्रपति भवन में ही शाम 7 बजे से ये रात्रि भोज होगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में गवर्नर्स और एडीसी भी आमंत्रित रहेंगे। 16 जुलाई को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक है। बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रह सकते हैं इस बैठक में मौजूद। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान ही भाजपा नेता करेंगे फोन पर विचार विमर्श। एनडीए में शामिल घटक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे और इसके बाद किया जाएगा एनडीए उम्मीदवार के नाम का ऐलान। तो पूरे विचार विमर्श के बाद कैंडिडेट का नाम यहां पर सामने फाइनल किया जाएगा। 16 जुलाई को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर फैसला होगा इस बैठक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक के दौरान ही भाजपा नेता फोन पर विचार विमर्श करेंगे। एनडीए में शामिल घटक दलों के नेताओं के साथ भी इसे लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और इसके बाद किया जाएगा एनडीए उम्मीदवार के नाम का ऐलान। 18 जुलाई को संसद का मानसून सत्र है। कई शब्द असंसदीय घोषित किए गए। आलोचना में प्रयोग होने वाले कई शब्द अब असंसदीय घोषित हैं। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी पुस्तिका में शब्दों की सूची जारी की गई। जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूपगेट, अशेम्ड, अब्यूज्ड, बिट्रेड, करप्ट, ड्रामा, हाइपोक्रेसी, इनकॉम्पिटेंट जैसे शब्द अब असंसदीय हैं। लोकसभा और राज्यसभा में नहीं होगी इन शब्दों के प्रयोग की अनुमति। एनार्किस्ट, शकुनी, डिक्टेटोरियल, तानाशाह, तानाशाही, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून से खेती जैसे शब्दों पर भी अब पाबंदी रहेगी। 18 जुलाई से सत्र शुरू होगा, लेकिन उसके पहले असंसदीय शब्दों की ये पूरी सूची है वो सामने आ चुकी है और इनका प्रयोग करना लोकसभा और राज्यसभा में मान्य नहीं होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गेम प्लान। राज ठाकरे के पुत्र को मंत्रिमंडल में लाना चाहते हैं फडणवीस।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से नजदीकी बढ़ाने में जुटी है भाजपा। राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे को मंत्री बनाने का प्रस्ताव है। विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्य अमित ठाकरे नहीं है, फिर भी अमित को मंत्री बनाने की पेशकश भाजपा की बड़ी रणनीति रहेगी। शिवसेना में ठाकरे परिवार का असर कम करना चाहती है भाजपा। आदित्य ठाकरे के सामने अमित ठाकरे को बढ़ावा देने के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं ताकि उसे मौका दिया जा सके, साथ में शामिल किया जा सके। और ये कोशिश कहीं ना कहीं नजर आ रही है जो देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक गेम प्लान भी है। राज ठाकरे के पुत्र को मंत्रिमंडल में फडणवीस लाना चाहते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से नजदीकी बढ़ाने में अब भाजपा जुटी हुई है और इसी के तहत राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे को मंत्री बनाने का प्रस्ताव भी लाया गया। विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य हालांकि अमित ठाकरे नहीं है, इसके बावजूद अमित को मंत्री बनाने की पेशकश भाजपा की बड़ी रणनीति है। महाराष्ट्र में दिखने लगी महाविकास आघाड़ी में दरारें। ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव साथ में लड़ना मुश्किल है। राकापा प्रमुख शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से तैयारी करने को कहा है। गठबंधन की चिंता किए बगैर तैयारी शुरू कर दे राकापा कार्यकर्ता। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, राकापा और कांग्रेस शामिल है। सरकार गिरने के बाद तीनों पार्टियों में दूरियां बढ़ने के संकेत हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रही है शिवसेना और कहीं न कहीं इनमें दूरियां नजर आने लगी हैं और ऐसे में बहुत मुश्किल लगता है कि बीएमसी का चुनाव ये सब साथ मिलकर लड़ सके। जम्मू और कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर गतिरोध है। एआईसीसी के सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति एक समस्या है। गुलाम अहमद मीर ने दे दिया है प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा। विधानसभा चुनाव से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी जरूरी है। प्रस्तावित नामों को लेकर जम्मू कश्मीर के नेताओं में मतभेद है और कई नेता कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद का समर्थन। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को एकजुट रख सकते हैं गुलाम नबी आजाद। 12 राज्यों से कांग्रेस निकालेगी भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3400 किलोमीटर लंबी यात्रा। राजस्थान भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में इसे लेकर फैसला हुआ था। सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की थी। 2 अक्टूबर से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा के मद्देनजर होगी पद यात्राएं, रैलियां और जनसभाएं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेता इसमें शामिल होंगे। भारत जोड़ो के नारे के साथ ध्रुवीकरण की राजनीति का भी मुकाबला होगा। यात्रा को लेकर आज एआईसीसी में कांग्रेस की बैठक भी हुई है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसे लेकर मुलाकात की। गोटाबाया राजपक्षे रातों रात भागे। श्रीलंका में इमरजेंसी। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने संभाला है राष्ट्रपति पद का प्रभार। स्थिति पर काबू करने के लिए सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए गुरुवार सुबह तक देश में कर्फ्यू है। वायुसेना के विमान से पत्नी व गार्ड के साथ मालदीव पहुंचे हैं गोटाबाया। मालदीव से प्राइवेट जेट द्वारा सिंगापुर के लिए रवाना हुए हैं गोटाबाया राजपक्षे। पटना में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आतंकियों में झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दारोगा मोहम्मद जलालुद्दीन शामिल है। तो दूसरा आरोपी है पीएफआई का मौजूदा सदस्य अतहर परवेज। पटना के गांधी मैदान में ब्लास्ट से भी जुड़ा है अतहर परवेज का नाम। मार्शल आर्ट की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे दोनों आरोपी। पिछले 2 महीने से दूसरे राज्यों के लोग आ रहे थे ट्रेनिंग लेने के लिए और इनके पास से पीएफआई एसडीपीआई का गुप्त दस्तावेज भी मिला है। मिशन 2047 बरामद है जिसमें कही गई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात। 2008 के मालेगांव बम धमाके के मामले की ट्रायल। भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आरोपी हैं। एनआईए की विशेष अदालत में धीमी गति से चल रही है ये सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए की विशेष अदालत को इसे लेकर निर्देश भी दिए हैं। हर पखवाड़े इस मामले की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। मामले के एक आरोपी समीर कुलकर्णी ने याचिका दायर की थी और कुछ आरोपियों पर सुनवाई में देरी करने का आरोप भी इस दौरान लगाया गया था। जजों की आलोचना पर नहीं चलेगा मानना केस। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सहमति देने से इनकार किया है। निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और इन टिप्पणियों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज एसएन धिग्रा, पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी और वरिष्ठ वकील केआर कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। वकील सीआर जया सुकिन ने अटॉर्नी जनरल को इसे लेकर पत्र भी लिखा था और तीनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना शुरू करने के लिए सहमति मांगी थी। अपने जवाबी पत्र में एजी के वेणुगोपाल ने कहा,
उक्त लोगों द्वारा की गई आलोचना निष्पक्ष थी और उनके बयान अपमानजनक नहीं थे और न ही ये न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप के इरादे से थे। एनएससी की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण गिरफ्तार हुई हैं। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने 4 दिन की ईडी के रिमांड पर इन्हें भेजा है और इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और एनएससी के पूर्व अधिकारियों पर दर्ज कराया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया उनमें संजय पांडे, चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण के नाम शामिल हैं। एनएससी के अफसरों की ओर से गलत तरीके से फोन टैपिंग कराने और स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की जासूसी से जुड़ा हुआ ये पूरा केस है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हुई है। याकूब कुरैशी पर अवैध रूप से मांस का कारोबार करने का आरोप है। मुकदमा दर्ज होने के बाद कुरैशी परिवार सहित लंबे समय से फरार है। बुधवार को सील कर दी गई याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री। मेरठ एसपी के मुताबिक कुरैशी की है अल फहीम मीटेक्स कंपनी और इसकी आड़ में 4 अलग अलग कंपनियां भी कुरैशी परिवार चला रहा था। स्थगित नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की छात्रों की दलीलें। रविवार 17 जुलाई को प्रस्तावित है नीट यूजी परीक्षा। परीक्षा के लिए 18 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकृत हैं। बड़ी संख्या में छात्र कर रहे थे परीक्षा को स्थगित करने की मांग। जस्टिस संजीव नरूला ने आदेश जारी करते हुए कहा, याचिका में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर बढ़ने लगी है यात्रियों की संख्या। एयरलाइन से गर्मियों में टिकट की बिक्री रोकने की अपील है। यात्रियों की संख्या रोजाना 1 लाख तक सीमित रखने का भी लक्ष्य रखा गया है। महामारी से पहले रोजाना पहुंचते थे 1,10,000 से 1,25,000 तक यात्री। महामारी के दौरान बहुत कम हो गई थी यात्रियों की संख्या। अब यात्रियों की संख्या रोजाना होने लगी है 1 लाख के पार। 12 जुलाई से 12 सितंबर तक क्षमता सीमित रखने का भी लक्ष्य है।